टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में पाए जाते हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। और हमने ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से लिया है, जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसे कई बार मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ जो राइट्स हमें दिए जाते हैं उसे फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। और ये राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए जाते हैं ताकि हमारे साथ किसी भी तरीके की ना डिस्क्रिमिनेशन हो और सभी के साथ इक्वालिटी हो और हम यूनिटी के साथ रहें। तो इसीलिए ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं बनाए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे प्रमोशन के लिए ही होते हैं। ठीक है, दे प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डिपॉजिटिक रूल इन द कंट्री, ताकि किसी भी तरीके का जो है डिक्टेटरशिप वाला रूल जो है वो ना हो, ना ही कोई टायरनी हो, सभी जो है इक्वालिटी के साथ रहें। इसीलिए जो है ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो बनाए गए हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये 23 से लेके 24 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये 25 से लेके 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो 29 से लेके 30 तक है। और राइट टू प्रॉपर्टी ये जो है एक्सपेंड हो गया हुआ है, अब ये आर्टिकल नहीं है, अब सिर्फ 6 ही राइट्स हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें जो है आर्टिकल 32 इसमें रिट्स होती हैं, जैसे कि हैबस कॉर्पस होगी, प्रोहिबिशन होगी, क्रिटोरियो होगी, कोवरेंटो होगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी वाला राइट है वो 44th अमेंडमेंट 1978 में डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, आगे इसके फीचर्स भी हैं फंडामेंटल राइट्स के। ये जो है सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। इसमें सभी जो हैं most of them are available against the arbitrary action of the state, with a few exceptions like those against the state's action and against the action of private individual। अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम जो है वॉयलेट किया है तो उसके लिए भी वो जो है एक्शन लिया जाएगा। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर दैट इज प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। कई बार नेगेटिवली काम होता है तो उसके लिए भी ये जो है लिमिटेशन है, ये जस्टिफिकेबल है। इसमें जो है हम कोर्ट में जा सकते हैं अगर कोई भी हमारे राइट को वॉयलेट करे। ये क्या है, ये परमानेंट है, ये हमें डिफेंड करते हैं, ये एक तरह के हमारे ग्रंटर हैं। हर एक जो राइट्स हैं वो मोस्टली सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी में, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो है वो नहीं होते। ठीक है, दिस स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, और इसमें भी लिमिटेशंस हैं आर्टिकल 31A में भी, B में भी और C में भी। ठीक है, और आर्म्ड फोर्सेस हो गई, पुलिस फोर्सेस हो गई, इनमें भी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, मार्शल लॉ जैसे जो मिलिट्री रूल कहा जाता है उसमें भी जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस पाई जाती हैं। कुछ जो रूल्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल होते हैं, कुछ ऐसे नहीं भी होते। सो हम बात करते हैं स्टेट की। तो स्टेट क्या है? स्टेट हैज़ बिन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट। स्टेट हमें क्या प्रोवाइड करता है? फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। तो आर्टिकल 12 में बताया गया है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये क्या है? यूनियन गवर्नमेंट के एक तरह के ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, इसी तरीके से म्यूनसिपैलिटीज़ भी हैं, पंचायत भी हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी हैं और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी हैं। ठीक है, तो कुछ प्राइवेट बॉडीज़ भी हैं ताकि अच्छे से गवर्नमेंट जो है अपना काम कर सके। नेक्स्ट इज़ लॉ इनकन्सिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले जो लॉ है वो है क्या? कानून द्वारा जो कुछ कानून बनते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति जो है जुर्म करता है तो उसे क्या मिलती है?
पनिशमेंट मिलती है। तो इसीलिए कुछ रूल्स बनाए होते हैं ताकि एनार्की जो है वो ना फैले, अराजकता से बचने के लिए जो है वो रूल्स बनते हैं। जैसे कि परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। परमानेंट लॉ जो है वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। टेम्परेरी लॉ जो है जैसे कि ऑर्डिनेंसेस, वो कौन जारी करता है? प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर। ठीक है। जो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जब होती है तब बनते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से जैसे कि केशवानंद भारती केस भी हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वाला आर्टिकल 17 है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है और अबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 है। ये कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी में आता है। ये सब उनके पार्ट्स हैं आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है वो 19 to 22 तक आता है। इसमें क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। वो कौन से हैं? स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस। और आर्टिकल 19 जो है वो है प्रोफेशन। आर्टिकल 20 है कि रिस्पेक्ट करने अपने कन्वेंशन को। आर्टिकल 21 है कि हम अपने पर्सनल लाइफ को मतलब कि हमारी लिबर्टी को और लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। आर्टिकल 21A है एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल 22 है कि अगर किसी व्यक्ति को वैसे ही अरेस्ट कर लिया गया तो उससे डिटेंशन। आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक जो है एक्सप्लॉयटेशन के आते हैं। इसमें 23 है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही क्योंकि इसकी अलग वीडियोस बनी है और एक एक आर्टिकल जो है इसमें डिटेलली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। तो हमें सिर्फ इसमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है, बस आगे जो है हम एक्सप्लेन बाद में कर लेंगे। आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अगर हम बात करें रिलीजन की, ठीक है, तो वो 25 से लेके 28 तक आते हैं। इसमें ए है 25 जिसे हम कहते हैं आर्टिकल, वो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आर्टिकल 28 है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसे ही आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है। प्रोटेक्शन 29 आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की, वो आर्टिकल 32 है। इसमें रिट्स होती हैं, मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यूटारिया और कोब्रंटो। ठीक है। फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो सिर्फ हमें ही प्राप्त होते हैं, किसी भी फॉरेनर्स को प्राप्त नहीं होते। ठीक है। Fundamental rights available to both citizens and foreigners. कुछ राइट्स जो हैं वो फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो हमारे सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलते हैं। ये आर्टिकल्स तो हमने सभी। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी। अगर हम बात करें राइट टू इक्वालिटी है क्या, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में आता है, जिसमें हम कानून की नज़रों में समान हैं और इक्वल प्रोटेक्शन है हमारी, मतलब कि हमें इक्वल प्रोटेक्शन मिली गई है और हम जो है सभी जो है इक्वल हैं, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और ये ब्रिटिश ओरिजिन से भी लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसमें क्या है, किसी भी तरीके के स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे, सभी जो है इक्वली रहेंगे, कोई भी पर्सन जो है वो लॉ से अबव नहीं होगा और सभी व्यक्ति जो है उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी इक्वल सर्कमस्टेंसेस में। ठीक है। सभी जो है उन्हें इक्वालिटी दी जाएगी। The like should be treated alike without any discrimination। और किसी भी व्यक्ति को जो है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से जो है वो देखा जाएगा या ट्रीट किया जाएगा।
ठीक है। However, both of them aim at establishing equality of legal status, opportunity and justice. ये क्यों बने हैं? क्योंकि लीगल जस्टिस हो और सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये ना हो कि इक्वल्स और अनइक्वल्स जो हैं वो अलग अलग ट्रीट किए जाएं। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आर्टिकल 14 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजैक्शंस बाय द लॉ, बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, फिर भी जो कानून की नज़रों में है सभी इक्वल है। तो इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट आया है, रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट आया है। एवी डाइसी ने कहा है, द ब्रिटिश जूरिस्ट, उन्होंने 3 एलिमेंट्स दिए हैं। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रेच ऑफ लॉ, कि मतलब अगर एक व्यक्ति ने जुर्म किया है तभी उसे जो है पनिशमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि सभी व्यक्ति जो है कानून की नज़रों में इक्वल है। The primacy of the rights of the individual, that is the constitution, is a result of the right of the individual. तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, हमारे राइट्स के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है, उन्हें इन्फोर्स करते हैं। और इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, एक तरह का सोर्स है इंडिविजुअल राइट्स का। ठीक है, ये इंडियन सिस्टम में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट ही है, थर्ड नहीं है। लेकिन वैसे सुप्रीम कोर्ट जो है रूल ऑफ लॉ 14 आर्टिकल में लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो है बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट एंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज़। हमारे प्रेसिडेंट की और गवर्नर को क्या इम्यूनिटीज़ दी गई हैं? प्रेसिडेंट या गवर्नर है वो किसी भी कोर्ट को कोई आंसर नहीं देता कि उन्होंने क्या काम किया और क्यों किया। उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो सकती जब तक वो प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं। उन्हें कोई भी अरेस्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है, जेल में नहीं डाल सकता। उनके अगेंस्ट जो है सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो सकती। नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और criminal proceedings in any court in respect of the publication in a newspaper of a substantially true report of any recordings of the House of Parliament or either House of the Legislature of a state. ठीक है, तो अगर न्यूज़पेपर में ना आए तब तक पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के व्यक्ति जो हैं या लेजिस्लेचर के हैं उनके अगेंस्ट भी जो है प्रोसीडिंग नहीं होती। ठीक है, नो मेंबर ऑफ द legislature of a state shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the legislature. Article 31C is an exception to the Article 14. तो उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स भी नहीं होती। इस तरीके से ये जो आर्टिकल 14 है वो 31C का एक्सेप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 31C भी आया, आर्टिकल 14 तब नहीं था। जब मतलब कि 31C आता है तो आर्टिकल 14 जो है वो नहीं रहता। द फॉरेन सॉवेगन्स, अम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी। ठीक है, उसमें फॉरेन सॉवेगन्स को ये सब पावर्स दी जाती हैं, यूएनओ को जैसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15, दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी जगह पे उसका बर्थ हुआ हो, किसी भी रेस का हो। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि अगर वो किसी शॉप में काम कर रहा है, रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, होटल में काम कर रहा है, फिर भी जो है हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम कहें कि आपने वेल्स यूज़ नहीं करने, टैंक्स यूज़ नहीं करने, जो रोड हैं वो यूज़ नहीं करने, तो ये भी जो है वो गलत होगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को हम जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और वुमेन और चिल्ड्रन को इसमें जो है स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को भी दी गई हैं। ठीक है, उन्हें जैसे कि फ़ी कंसेशंस होते हैं ऐसे। The last provision was added by the 93rd Amendment Act of 2005. In order to give effect to this provision, the Centre enacted the Central Educational Institutions Act 2006. ठीक है, 93rd Amendment Act हुआ था 2005 में, जिसमें उन्होंने कोटा रखा था 27% का OBC के लिए। ठीक है, जैसे कि IITs में और IIMs में।
ठीक है। और 2008 में भी जो है उन्होंने कोटा रखा हुआ था क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करके। नेक्स्ट इज क्रीमी लेयर, पर्सन्स होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ SC, HCs। इसमें जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, ये सब सारी जो पोस्ट दी गई हैं इनके लिए कोई भी उनका कोटा नहीं होता। जैसे कि आर्मी में हो गया, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, जो ट्रेड में काम अपना ट्रेड करते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड में भी इनका कोई भी कोटा नहीं होता। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी वही है 15 की तरह कि किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसको वो करने देना चाहिए, और पे भी सेम होनी चाहिए, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। Public Employment Act of 1957 expired in 1974. There is no such provision for any state except Andhra Pradesh and Telangana. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है वो अलग है रूल। द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स। इसमें जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं रिजर्वेशन में। A law can provide that the incumbent of an office related to religious or dominational institution or a member of its governing body belong to particular religion or domination। इसमें जो है डोमिनेशन की बात की जाती है। नेक्स्ट इज मंडल कमीशन। 1979 में मोरारजी देसाई जो है वो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के में अपॉइंट किए गए चेयरमैनशिप, और बीपी मंडल जो थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। आर्टिकल 340 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ताकि वो क्या कर सकें, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट कर सकें। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स इन 1980, और कमीशन अपनी रिपोर्ट 1980 में दी, ठीक है। और इसमें जो उन्होंने क्या पाया, 52 कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि SC STs पाए जाते हैं। 27% उन्होंने रिजर्वेशन रिकमेंड की उन्होंने, ठीक है। VP सिंह गवर्नमेंट ने फिर डिक्लेयर कर दिया कि 27% जो है वो जॉब्स OBC को दी जानी चाहिए। इस तरीके से रिजर्वेशन हुई OBC में 27%, और पुअर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनके लिए 10%। तो यही जो है वो मंडल कमीशन है, ठीक है। इसमें जो है OBC के लिए भी रखी गई, रिजर्वेशन रखी गई, लेकिन प्रमोशन के लिए कोई भी इसमें रिजर्वेशंस नहीं रखी गई, ठीक है। Any existing reservation in promotion can continue for 5 years only। अगर ऐसे रिजर्वेशन भी की है, प्रमोशन वो सिर्फ 5 साल ही होगी, ठीक है। The total reserved quota should not exceed 50%, ठीक है। 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और 50% का रूल जो है वो वायलेट नहीं करना चाहिए, और OBC जो है उनकी कंप्लेंट्स को भी एग्जामिन करना होगा, ठीक है। रामनंदन कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद ये कमेटी बनी ताकि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई किया जाए। फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनी 1993 में, और फिर जो है रिजर्वेशन, कई बार रिजर्वेशन में प्रमोशन जो है वो उन्होंने नलीफाई कर दी कि वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली फिर रिजर्वेशन जो है वो 50% ही रही। The 76th Amendment Act of 1994 has placed the Tamil Nadu Reservation Act of 1994 in the 9th schedule to protect it from judicial review. For 69% of reservation far exceeding the 50% ceiling। और इसमें जो है 76 अमेंडमेंट 1994 में जो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट हुए थे, इसमें जो है उन्होंने 50% से बढ़ा के 69% कर दी थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें 33% कहा जाता है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज़ एन ऑफेंस, सो अनटचेबिलिटी एक क्राइम की तरह है, ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। 1976 में अनटचेबिलिटी एक्ट बना था, ठीक है।
और 1955 में पहले ये अमेंड हो चुका था, दोबारा इसे रीनेम करके 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट का नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो है वो अनटचेबल नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 15 है कि एवरीवन इज़ इक्वल, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 में इक्वल है सभी। तो इसी तरीके से ये क्या बताता है कि किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति को अनटचेबल नहीं कह सकते। ठीक है, ये भी प्रोटेक्शन एक्ट है एक तरह का, सिविल राइट एक्ट्स के अंडर ही आता है। इसमें जो है अगर जैसे किसी व्यक्ति को किसी पब्लिक प्लेस में एंटर नहीं किया जाता तो ये उनसे प्रिवेंट करते हैं। किसी व्यक्ति को अनटचेबल कहा जाता है, उससे प्रिवेंट करते हैं। अगर हम कहते हैं कि आपको इस शॉप में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, पब्लिक एंटरटेनमेंट नहीं ले सकते, आप किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते, तो ये भी ये डिनाई करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को इंसल्ट करते हैं तो ये भी वो डिनाई करते हैं कि किसी भी तरीके का ऐसे बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए। रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सनस इन हॉस्पिटल्स, अगर किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर दिया जाए कि आप अनटचेबल हो, या फिर हॉस्टल में उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जगह ना दी जाए, तो ये सब जो है इस सब की मनाही है। Supreme Court held that the right under Article 17 is available against private individuals, and it is a constitutional obligation of the state to take necessary action to ensure that the right is not violated। और यही जो है हमारे स्टेट की ही एक्शन ऐसा होना चाहिए कि हम ये जो आर्टिकल 17 है उसे वॉयलेट ना करें। नेक्स्ट इज आर्टिकल 18, दैट इज़ अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, तो इसमें जो है टाइटल्स अबॉलिश करने हैं। इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल। ठीक है, किसी को भी ऐसे टाइटल नहीं देना। हाँ, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के लिए हम दे सकते हैं, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो। फॉरेन स्टेट से जो है इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, कि एक इंडियन जो है वो फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं लेगा। ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना कोई भी जो व्यक्ति है वो टाइटल नहीं ले सकता। ठीक है, नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी present emolument or office from or under any foreign state without the consent of the president। ठीक है, कि कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हेरिडिटी टाइटल्स जो है नोबिलिटी में मिले गए हैं, जैसे कि महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर। तो इसमें उन्होंने मना नहीं किया, बाद में, पहले मना नहीं किया था, बाद में ये जो है वो बैन हो गए थे आर्टिकल 18 के अंदर कि ऐसे नहीं दिए जाएंगे कि महाराजा, राज बहादुर वगैरह। 1996 में जो है फिर नेशनल अवार्ड्स जो हैं उन्होंने अपहेल्ड किए, जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो ये भी एक तरह के टाइटल्स ही हैं। टाइटल्स वो होते हैं जैसे कि कोई सुफिक्स, कोई नाम के आगे जो लग जाए, कोई अवार्ड मिले किसी व्यक्ति को, तो वो टाइटल्स होते हैं। द जनता पार्टी गवर्नमेंट headed by Morarji Desai discontinued them in 1977, but they were again revived in 1980 by the Indira Gandhi government। मोरारजी देसाई जी ने जो है इन्हें रेजिस्ट कर दिया था कि टाइटल्स नहीं देने, लेकिन बाद में जो है इंदिरा गांधी जी ने ये जो है टाइटल सिस्टम स्टार्ट किया था। लेकिन उनका जो टाइटल सिस्टम है वो नेशनल अवार्ड्स की तरह है, जैसे कि भारत रत्न हो गया वगैरह। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका क्या मतलब है कि किसी भी तरीके का शोषण जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट जो है हम केस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम जो है कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 23 जो है वो क्या प्रोहिबिट करता है, ह्यूमन बींग्स के साथ जो है फोर्स लेबर होती है या फिर नॉन सिटीजन वाले काम होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, तो इस प्राइवेट पर्सन्स जो हैं उनके अगेंस्ट होते हैं। तो इनके लिए जो है उन्होंने बनाया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति जो है उन पर उनसे फोर्स लेबर नहीं करवानी चाहिए। दास प्रथा जो है वो उन्होंने ख़त्म की है। किसी भी वुमेन और चिल्ड्रन के साथ भी जो है वो इमोरल ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए।
अगर हम बात करें कि बैकर, द टर्म बैकर मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, इसका मतलब है कि ये कंपल्सरी वर्क है, ठीक है। तो ये भी जो है इन्होंने बॉन्डेड लेबर जो है इसमें मना किया है कि किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं करना, और उन्होंने फोर्स लेबर के लिए भी मना किया है कि किसी की मर्जी के अगेंस्ट जो है उन्हें काम करने के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते। In this regard, the Bonded Labour System Act 1976, the Minimum Wages Act 1948, the Contract Labour Act 1970 and the Equal Remuneration Act 1976 were made। और ये सभी एक्ट जो हैं वो इसी के लिए बने हैं ताकि फोर्स लेबर जो है वो नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को हम कंपेल नहीं कर सकते क्योंकि उन सभी के पास जो है वो राइट्स हैं कि वो अपना काम करें। किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिलीजन पर बेस्ड हो, रेस पर बेस्ड हो, कास्ट पर बेस्ड हो या फिर क्लास पर बेस्ड हो, ठीक है। हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छोटे बच्चे को नहीं कह सकते कि आप फैक्ट्रीज में काम करो, तो इसकी भी मनाही की गई है। जो बच्चे 14 ईयर या 14 ईयर्स से छोटे हैं तो उन्हें जो है ये काम नहीं करवाने चाहिए। चाइल्ड लेबर जो है प्रोहिबिट की गई है, उसके लिए एक्ट भी चला है 1986 में। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 में बना था, फैक्ट्रीज एक्ट भी 1948 में बना, माइंस एक्ट 1952 में बना, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 में बना, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 में बना, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट जो है 1951 में बना। तो ऐसे जो है बहुत सारे एक्ट्स जो बने हैं ताकि किसी के साथ भी जो है वो फोर्स ना करें, और जो बच्चे हैं उन्हें इन हज़ार्डियस जो है वो वर्क करवाने चाहिए। किसी भी तरीके के हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें नहीं करवानी। In 1996, the Supreme Court directed the establishment of Child Labour Rehabilitation Welfare Fund, in which the offending employer should deposit a fine of 20,000 for each child employed by him। और इसमें उन्होंने जो है अगर किसी व्यक्ति जो है देखा जाए कि उसने चाइल्ड एम्प्लॉयड किसी बच्चे को एज अ वर्कर रखा है तो उसको फ़ाइन देना पड़ेगा 20,000। ये 1996 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है ये बनाया गया था। इट ऑल्सो इशू डायरेक्शंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये है इम्प्रूवमेंट के लिए है, एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए, हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए है। फिर उसके बाद द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए चाइल्ड राइट एक्ट 2005 भी जो है इस्टेब्लिश हुआ ताकि चिल्ड्रन जो है उनकी वायलेशन ना हो सके। इन 2006 द गवर्नमेंट बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स और वर्कर्स इन बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट लाइक होटल, ढाबाज, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट्स, पास, टी शॉप्स एंड सो ऑन। तो 2006 में जो है चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट होती थी जैसे कि घर में, जैसे कि होटल्स हो गए या फिर ढाबा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, टी शॉप्स में, तो उन्हें भी जो है उन्होंने इलीगल कर दिया। नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट। The Child Labour Amendment Act 2016 amended the Child Labour Act 1986। जो उनका एक्ट बना था 1986 में चाइल्ड लेबर का, उसे ही अमेंड करके चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया, ठीक है। इसमें भी जो क्या है कि 14 ईयर्स से जो छोटा बच्चा है वो काम नहीं करेगा। Earlier, this prohibition was applicable to 18 occupations and 65 processes। और बाद में ये जो है 18 occupations और 65 processes तक applicable रहा। तो मेन इसका यही मकसद है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो चाइल्ड लेबर ना करवाए, इसीलिए जो इन्होंने इतना रखा है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 2 या 3 साल की सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। फ़ाइन भी लग सकता है 20,000 से लेके 50,000 तक, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजन। हमें अपने रिलीजन जो है, हम अपने धर्म को, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये हमारी पर्सनल बात है। तो हम जो है कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। तो ये इसमें क्या आता है, फ्रीडम ऑफ, ये वैसे आर्टिकल 25 है, इसमें आता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है। ये हमारी इनर फ्रीडम है कि हम कोई भी भगवान को मान सकते हैं, जिसे हम
चाहते हैं। ठीक है, राइट टू प्रोफेस कि हम अपने रिलीजियस बिलीफ जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस कि हम किसी भी रिचुअल को किसी भी सेरेमनी को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू प्रोपोगेट ट्रांसमिशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स और एक्सपोजिशन ऑफ द टेनेंट्स ऑफ वन रिलीजन, but it doesn't include a right to convert another person to one's own religion। इसमें क्या है, ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हम, दूसरे व्यक्ति को फोर्सफुली नहीं कह सकते कि आप जो हो ये रिलीजन फॉलो करो। ठीक है, तो फोर्स अगर हम करते हैं तो किसी में तो ये भी इलीगल है। However, these rights are subject to public order, morality, health and other provisions relating to fundamental rights, regulate or restrict any economic, financial, political or other secular activity associated with religious practice। लेकिन हम जो है कोई अगर व्यक्ति किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किसी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी में या फिर सेकुलर एक्टिविटी में, तो ये सब गलत है। प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अगर सोशल वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं, रिफॉर्मेशन के लिए काम करते हैं, तो हम वो सब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिख जो हैं वो टर्बन पहनते हैं तो उन्हें मना नहीं किया जाता। तो अपना प्रोफेशन है, अपना रिलीजन है, तो हम वो मान सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, कि हम कोई भी इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आर्टिकल्स में आता है। आर्टिकल 25 भी है, राइट्स देता है इंडिविजुअल को। 26 जो है गारंटीज देता है कि रिलीजियस डोमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 26 जो है वो कलेक्टिव फ्रीडम देता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे जो है सुप्रीम कोर्ट की रिलीजियस डोमिनेशंस भी हैं, जिसकी 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, कि इंडिविजुअल जो है वो अपने अकॉर्डिंग अपना धर्म मान सकता है, ये कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है और ये डिज़ाइन की गई है। ठीक है, इसका अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि रामाकृष्ण मिशन भी बना था, आनंद मार्गा भी बना था हिंदू रिलीजन में। लेकिन ये जो है इसमें कोई डोमिनेशंस नहीं इतनी है। इट ऑल्सो हेल्ड दैट अरबिंदो सोसाइटी इज़ नॉट अ रिलीजियस डोमिनेशन। ठीक है, इसमें डोमिनेशंस नहीं होती, रिलीजियस डोमिनेशन जो है वो कम पाई जाती है, इसलिए जो है ना मनाही नहीं की जाती। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, कि हम अगर अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। नो डाउट कि हम कंपेल नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को कि आप टैक्स दो, हमने प्रमोट करना है, मेंटेन करना है। तो इसके लिए हम किसी भी व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति फ्री है, तो हम उन्हें क्या नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, तो इसमें सभी जो धर्म है वो एक तरह से समान है। तो इस तरह समान है, तो इसी तरीके से किसी भी प्रमोशन के लिए या टैक्स जो है वो नहीं कह सकते हम। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। इसमें जो उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ली हैं आर्टिकल 28 में। इसमें वैसे बताया गया है कि कोई भी अंडर आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी रिलीजन के प्रति इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी। ठीक है, कि जो पूरे स्टेट को मेंटेन करने के लिए हो या किसी ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए हो या कोई इंस्टीट्यूट जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा हो, मतलब कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो कि रिलीजियसली जो है वो दूसरों को कंपेल करें। ऐसे ही हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं। ठीक है, तो कल्चर का आर्टिकल 29 में बताया गया है, प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। ठीक है, हर एक व्यक्ति जो है उनकी अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, तो उनके अपने राइट्स हैं। ठीक है, जैसे कि रिलीजन का भी है, रेस का भी है, कास्ट का भी है, लैंग्वेज का है, तो हमें क्या है, इन्हें डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सभी को अपने अपने राइट्स हैं।
लिंग्विस्ट माइनॉरिटीज़ वालों को भी राइट है, जो उनकी भी प्रोटेक्शन करके रखे हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जो कम पाए जाते हैं, ठीक है। हाउ एवर द सुप्रीम कोर्ट हैज दैट द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज़ नॉट नेसेसरली रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़ ओनली एज इट इज़ कॉमनली अज्यूम्ड टू बी, ठीक है। तो ये क्या है, मेजॉरिटी या मिनॉरिटी की बात नहीं करता, इसके लिए जो है सभी इक्वल है। नेक्स्ट इज राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज़ के लिए राइट्स हैं कि वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें राइट है कि अगर वो चाहते हैं अपने चॉइस से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर अ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट ग्रांटेड टू हिम। कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो उन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें ये सब जो है वो राइट दिए गए हैं। आर्टिकल जो 44th अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो तो रेपल कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। In granting it, the state shall not discriminate against any educational institution managed by minority। और स्टेट को किसी भी तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चाहे वो स्टेट के लिए हो, चाहे वो स्टेट या फिर और व्यक्तियों के लिए हो, तो किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशंस हों, उन सभी के लिए जो है उन्हें काम करना चाहिए, मतलब कि इक्वालिटी से काम करना चाहिए, माइनॉरिटी के लिए काम करना चाहिए। In a judgment delivered in the Secretary of Malankara Syrian Catholic College case, the Supreme Court has summarized the general principles। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने है कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं। The right of minorities to establish and administer एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, कि हर एक व्यक्ति, अगर वो माइनॉरिटीज़ भी हैं, उन्हें भी हक है कि वो अपने चॉइस के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश कर पाएँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टू चूज़ इट्स गवर्निंग बॉडी इन होम द फाउंडर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस टू कंडक्ट एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वो चूज़ कर सकते हैं, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ भी वो अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लेनी है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। और ये सब क्या है कि ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, माइनॉरिटीज़ के भी फेवर में हो, नेशनल इंटरेस्ट हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, सभी के साथ वेलफेयर हो, मॉरलिटी के काम हो सारे, और सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ये इक्वली अप्लाई होता है, ठीक है। और माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस भी ये जो है सभी के लिए काम करते हैं, उनमें भी जो है इक्वालिटी होती है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में भी, मतलब कि कानून की नज़रों में सभी इक्वल होते हैं और उनको एक समान ही जो है वो राइट्स मिले हैं। The right to establish and administer educational institutions is not absolute. There can be checks on administration. Rights तो दे दिए, लेकिन ये नहीं है, वो देखते भी हैं कि क्या राइट्स जो हैं अप्लाई हुए। अगर किसी व्यक्ति ने जो है उनको वायलेट करता है तो उन्हें सज़ा भी दी जाती है, ठीक है। Extension of aid by the state doesn't alter the nature and character of the minority educational institutions. The condition can be imposed by the state to ensure proper utilization of the aid, ठीक है। जो आर्टिकल 30 और सब ब्रैकेट 1 है, इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो उन्हें राइट मिले हैं उन्हें प्रॉपर यूटिलाइज भी करना चाहिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 जो है इस पर ही सारा बेस्ड है, जैसे कि हमारी रिट्स हैं, हेबेस कॉर्पस हो गई, क्रिटेरियो हो गई, कोवरेंटो हो गई, प्रोहिबिशन हो गई, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें ही आते हैं। अगर मतलब किसी के साथ राइट्स जो हैं फुलफ़िल नहीं होते, इसी के थ्रू जो है हम कोर्ट में जा सकते हैं, और यही जो हमें प्रोटेक्ट करता है, और यही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो है फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मीनिंगलेस है, ठीक है। अगर किसी के राइट्स के साथ वॉयलेशन हो तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, और वो किसके थ्रू जा सकते हैं, उसके लिए रेमेडीज़ हैं। वो आर्टिकल जो है वो 32 है, जो कि प्रोटेक्ट करता है एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को,
ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ नलिटी। तो उन्होंने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है किसको, जो आर्टिकल 32 है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो है वो यही है, और ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज गारंटेड। मतलब कि मैंने अभी बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे किसी भी राइट की अवहेलना हो। ठीक है। तो इसी के लिए जो है हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये जो है रिट्स हैं, रिट्स कौन कौन सी हैं, हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्रिटोरियो और कोबरंटो, ये 5 रिट्स हैं। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड। तो पावर जो है पार्लियामेंट जो है वो किसी को एम्पावर कर सकती है, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन इशू कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है। अगर हम बात करें आर्टिकल 226 की, तो एनी अदर कोर्ट हियर डजंट इंक्लूड हाई कोर्ट बिकॉज आर्टिकल 226 हैज़ ऑलरेडी कन्फर्ड दिस राइट्स ऑन द हाई कोर्ट। अगर हम बात करते हैं तो ये रिट्स जो हैं सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही जो है वो जारी हो सकती हैं, और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है। The right to move the Supreme Court shall not be suspended except as otherwise provided for by the Constitution. Thus, the Constitution provides that the President can suspend the right to move any court for the enforcement. फंडामेंटल राइट के लिए भी अगर उसे तभी सस्पेंशन मिल सकती है कि हम ये कोर्ट में किसी भी नेशनल इमरजेंसी में जो है तभी हम अपने इस को यूज़ नहीं कर सकते इस राइट को। ठीक है। वो कौन से राइट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी भी, वो आर्टिकल 20 और 21 है। It is thus clear that the Supreme Court has been constituted as a defender and guarantor of the fundamental rights of citizens. तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है एक डिफेंडर है, एक गारंटर की तरह है फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है। कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी एग्रीड सिटीजन के साथ कुछ गलत होता है तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो आर्टिकल 32 जो है वो एक तरह की गारंटी की तरह है, बहुत इफ़ेक्टिव है, प्रोटेक्ट करता है हमें। The violation of fundamental right is a sine qua non for the exercise of the right conferred by Article 32. In other words, the Supreme Court under Article 32 cannot determine a question that does not involve fundamental rights. तो ये जो है fundamental rights का भी मेन है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी जो है इन्होंने आर्टिकल 226 दिया हुआ है कि अगर इनकी अवहेलना होते हैं तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इसी तरीके से रिट्स भी मैंने बता दी कौन कौन सी हैं, 5 तरीके की रिट्स हैं। ठीक है। द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ हाई कोर्ट। रिट्स जो है हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट की रिट सुप्रीम कोर्ट से कैसे अलग हैं। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर द enforcement of fundamental rights, whereas a high court can issue writs not only for enforcement of fundamental rights but also for any other purpose. सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सिर्फ इन्फोर्समेंट किसकी होती है, फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं होते, बाकी के पर्पस भी जो है इसमें इंक्लूडेड होते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है thus the right jurisdiction of the Supreme Court in this respect is narrower than of Supreme Court. हाई कोर्ट से ये क्या है, नैरोअर है, मतलब कि हाई कोर्ट जो है उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर है as compared to सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court can issue writs against a person or government throughout the territory of India, whereas a High Court can issue writs against a person residing or against a government. वो जो है अपनी टेरिटरी में सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स किसे जारी करता है, जो कि इंडियन के सिटीजन्स हैं, टेरिटरी में रहते हैं या फिर गवर्नमेंट है। ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कर सकता है।
A remedy under Article 32 is in itself a fundamental right. Article 32 में बात करें तो एक तरह का फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और आर्टिकल 226 की बात करें तो एक तरह की ये डिस्क्रिशनरी पावर की तरह ही है। हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट जो है अपनी इस जुरिस्डिक्शन के लिए जो है मना भी कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद रिट्स। फर्स्ट इज हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस क्या है? टू हैव द बॉडी, ठीक है। लैटिन वर्ड से लिया गया है हैबस और कॉर्पस। इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। द कोर्ट देन एग्जामिन्स द कोर्स एंड लीगलिटी ऑफ डिटेंशन, ठीक है। कि किसी ने अगर कोई भी गुनाह किया है, कोई जुर्म किया है, तो जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर बाद में डिटेंशन होती है कि क्या सही व्यक्ति जो है उन्होंने पकड़ा है। इट वुड सेट द डिटेन पर्सन फ्री इफ़ द डिटेंशन इज़ फाउंड टू बी इलीगल। अगर इलीगल पाया जाए तो उस व्यक्ति को जो है वो फ्री कर दिया जाता है। इस जो हैबस कॉर्पस है पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी हो सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक है। किन के अगेंस्ट ये इशू नहीं हो सकता? अगर डिटेंशन लॉफुल हो, कॉम्पिटेंट कोर्ट के साथ हो या जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट हो, ठीक है। मतलब कि कोर्ट और लेजिस्लेचर के अगेंस्ट ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मैंडामस। मैंडामस क्या है? वी कमांड। इट इज़ अ common command issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform। और उन्हें कहा जाता है कि वो अपनी उन ड्यूटीज़ को पूरा करें, अपनी मोस्टली ड्यूटीज़ को पूरा करें जो उन्होंने नहीं निभाई या फिर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ये जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो सकता, किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकता जो स्टैचुअरी फोर्स ना हो, ठीक है। ये मैंडेटरी भी नहीं है, ठीक है। इतना अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। वैसे है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन है टू फॉरवर्ड, मतलब कि मना करना। इट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। ये जो है हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को जो है वो इशू किया जाता है। Thus, unlike mandamus that directs activity, the prohibition directs inactivity. The writ of prohibition can be issued only against judicial and quasi-judicial authorities. ये जो है सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही इशू किया जाता है। हमारा फोर्थ वन है क्रिटोरियो। क्रिटोरियो क्या है? टू बी सर्टिफाइड, कि अगर आपने ये काम किया है, क्या आपके पास उसका क्या सर्टिफिकेट है। इट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। ये भी हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को दिया जाता है अगर कोई केस पेंडिंग हो, ठीक है। इट इज़ इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, ऑन लेक ऑफ जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ, ठीक है। अगर किसी लॉ का ही एरर हो, मतलब कि उन्होंने डिसीज़न गलत लिया हो, तो उसके लिए जो है क्रिटोरियो होता है, ठीक है। ये जो है जुडिशियल, ये भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट ही हो सकता है। लास्ट वन इज़ कोवरंटो, ठीक है। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, कि अगर आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है या कुछ तो आपके पास क्या अथॉरिटी है और क्या वारंट है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि अगर आप अरेस्ट करने आए हो तो वारंट है आपके पास, तो इसी तरीके से कोवरंटो जो है वो पूछता है, ठीक है। इट इज़ इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन, कि आपने क्लेम किया है उसके पीछे आप कितने लीगल हो, ठीक है। अनलाइक द अदर फोर रेट्स, दिस कैन बी सोट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन। ये जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे कोई और ही व्यक्ति हो, किसी भी द्वारा ये जो है वो इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट इज आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 33 में बताया हुआ है, एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, military forces, police forces, intelligence agencies and analogous forces. The objective of this provision is to ensure the proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them.
ठीक है। तो ये उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपने जो वर्क हैं, डिसिप्लिन में रह के जो है वो निभा पाएँ। Any such law made by parliament cannot be challenged in any court। अगर उनके पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बना है तो उन्हें कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि एयर फोर्स एक्ट है 1950 का, आर्मी एक्ट है 1950 का, एज इट इज़। दीज इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें जो है उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, राइट फ्रॉम एसोसिएशंस पर भी। तो ये सब जो है उनमें उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जाती हैं। द एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस आल्सो कवर सच एम्प्लॉयज़ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एज बार्बर्स, कारपेंटर्स। तो ये जो है ये नहीं सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस पर, उनके जो चौकीदार होते हैं, कुक्स होते हैं, टेलर्स होते हैं, उन्हें भी जो नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं उन्हें भी जो है ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जाती है। Next is martial law versus national emergency. It affects not only fundamental rights but also center-state relations, distribution of revenue and legislative powers between center and state, and may extend the tenure of the पार्लियामेंट। इसमें ये जो है इफ़ेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस होते हैं, उनमें पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे कि सेंटर के अपने वर्क हैं, स्टेट के अपने वर्क हैं, और उन्हें अपने अपने वर्क जो हैं वो करने होते हैं। इट सस्पेंड्स द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी कोर्ट, लॉ कोर्ट। ये क्या करता है, गवर्नमेंट को सस्पेंड करता है। It is imposed to restore the breakdown of law. It can be imposed only the 3 ground। ये जो है कब लगता है, कभी वॉर हो, कोई रीज़न हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर कोई आर्म्ड रेबिलियन हो, तभी ये जो है वो लगता है। It is imposed in some specific area of country. It is imposed either in the whole country। ये जो है मोस्टली स्पेसिफिक एरिया में लगता है, और दूसरा जो है वो पूरी कंट्री में लगता है। इट हैज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इतना प्रोविज़न नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न है। आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 34 जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है फंडामेंटल राइट्स पर। जो मार्शल लॉ है वो मेन विद इन द टेरिटरी होता है, ठीक है। However, the expression martial law has not been defined anywhere in the Constitution। लेकिन जो martial law है Constitution में कहीं भी नहीं है। इसका मेन मतलब है military law, ठीक है। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिचुएशन होती है, मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो काम करते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। इट्स जस्टिफिकेशन इज़ टू रेपल फोर्स बाय फोर्स फॉर मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑर्डर इन सोसाइटी। यह क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी में ऑर्डर बनाए रखने के लिए जो है वो फोर्सफुली वर्क करते हैं। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, रेगुलेशंस भी होती हैं, ठीक है, और सिविलियंस को कई बार ये पनिश भी कर सकते हैं, ठीक है। Supreme Court held that the declaration of martial law doesn't result in the suspension of writ of habeas corpus। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रिट्स को जो है वो सस्पेंशन करते हैं उनकी, लेकिन मार्शल लॉ जो है वो अपनी जगह है, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अपनी जगह। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 352 लग जाता है, और मार्शल लॉ जो है वो आर्टिकल 34 में आता है। लेकिन मेन क्या है, मार्शल लॉ अपनी जगह है, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं अगर नेशनल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी हो, नो डाउट सस्पेंड होते हैं, लेकिन वो होली सस्पेंड नहीं होते। कुछ राइट्स जो हैं हमारे बचते हैं। इफेक्टिंग सर्टन फंडामेंटल राइट्स, कैसे ये जो है फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करते हैं। द पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू मेक लॉज। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो लॉज बना सके। प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट यूनियन टेरिटरी। जैसे कि मोस्टली जो है एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, अपॉइंटमेंट होनी चाहिए उनके लोकल अथॉरिटी में भी और यूनियन टेरिटरी में भी, जो कि आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 32 के बारे में तो हम आज बात ही कर रहे हैं कि आर्टिकल 32 क्या है।
सारा रिट्स के बारे में, ठीक है। लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कई फंडामेंटल राइट्स में भी, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस को और पुलिस फोर्सेस को, ठीक है। तो मार्शल लॉ भी होता है इसमें, आर्टिकल 34 जैसे हो गया। आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक एक्ट क्राइम की तरह है कि अनटचेबिलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। फोर्स लेबर नहीं होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स में, ये भी बताया गया है आर्टिकल 23 में। अगर हम बात करें राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट की, तो ये जो है पहले 7 राइट्स थे, उनमें से फिर बाद में जो है 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसे हटा दिया गया और इसे जो है एक आर्टिकल बना दिया गया, आर्टिकल 19(1) और F, जिसमें जो है हर एक व्यक्ति जो है अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है, ले सकता है, एक्वायर कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अभी तक एक लीगल राइट की तरह है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसे हटा दिया गया है। इट कैन बी रेगुलेटेड, curtailed, मॉडिफाइड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसे जो है मॉडिफाई कर सकते हैं हम बिना अमेंडमेंट के। ये हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर इसकी वॉयलेशन होती है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो कोर्ट जा सकता है, जैसे कि हमारा आर्टिकल 32 है। इसकी गारंटी भी है कि हर एक व्यक्ति जो है अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है, और ये सब जो है पार्ट 3 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 30 भी है कि हर एक व्यक्ति जो है वो स्टेट में अपनी प्रॉपर्टी जो है एक्वायर कर सकता है, किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी जो है वो एक्वायर कर सकता है। When the state acquires the land held by a person under his personal cultivation and the land is within the statutory ceiling limits, ठीक है, तो इसमें भी वो व्यक्ति जो है लैंड एक्वायर कर सकता है अपने लिमिट्स में, जो कि आर्टिकल 31 है। The first provision was added by the 44th Amendment Act. पहली प्रोविज़न जो है वो 44th Amendment Act जो कि 1978 में हुआ था, तब ऐड हुई थी। सेकेंड प्रोविज़न जो है 17th Amendment Act 1964 में ऐड हुई थी, ठीक है। तो इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स में कुछ और भी आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 31A, 31B एंड 31C। मतलब कि इसी आर्टिकल को, फंडामेंटल राइट्स में नहीं, इसी आर्टिकल को जो कि प्रॉपर्टी वाला है उसे और जो है उन्होंने रिटेन किया।